नमस्कार दोस्तों। ये कहा जाता है कि इंडिया डजंट हैव वन प्रॉब्लम विद चाइना बट वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स पेंडिंग विद चाइना। सालों से चीन अदर साउदर्न एशियन कंट्रीज के साथ साथ भारत के साथ भी अपने दृष्टिकोण में काफ़ी एग्रेसिव रहा है। यह सब चीनी सरकार और उसके विस्तारवादी उद्देश्यों के कारण है। और जब से 1970 के बाद में प्रभावी चीन ने आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ना शुरू कर दिया है, तब से उनका यह रवैया काफ़ी हद तक बढ़ गया है। इसका जीता जागता उदाहरण 5 मई 2020 को पैंगोंग लेक में कोरोना के आउटब्रेक के बीच चीनी सैनिकों का हमला है। भारत के साथ चीन का किस तरीके का रिलेशन रहा है और अभी जो अटैक हुआ उसके पीछे क्या रीजंस है, और इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ को किस तरीके से देखना चाहिए, इस सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन ईयर 1962 में चाइना ऑक्यूपाइड 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अक्साई चीन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, विच इज ऑलमोस्ट 10% एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इसी कॉन्फिडेंस में चाइना ने फिर से इन ईयर 1967 में भूटान के पास के नथुला एरिया से इंडियन टेरिटरी पर अटैक किया था और इसमें 88 जवानों को मार गिराया और 163 को जख्मी। इसके मुंह तोड़ जवाब में इंडिया ने चाइना के 340 जवानों को मौत के घाट उतार दिया और 450 सैनिकों को जख्मी कर दिया था। ये इंडिया की जीत थी। चाइना इसके बावजूद ये हमले करते आया है। रिसेंटली इन ईयर 2017 में भूटान के पास के दोकलम क्षेत्र से वो भूटान और इंडिया के चिकन नेक एरिया पर भी हमला करना चाहता था, पर वहां पे इंडिया ने उनके इरादों को सफल नहीं होने दिया। 5 मई 2020 को चीनी सैनिकों ने दोनों कंट्रीज के LAC एग्रीमेंट का ओवर रूल करते हुए लद्दाख में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इससे पहले सिक्किम में नाकुला दर्रा के पास एक इंसिडेंट हुई। नाकुला दर्रा सिक्किम का सर्वोच्च उत्तरी छोर है। यह लड़ाई उस समय हुई जब दोनों कंट्रीज के सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे और तब चाइनीज सोल्जर्स ने सीमाओं को पार करने की कोशिश की। ऐसे बताया जाता है कि चीनी लोग उस समय काफ़ी एग्रेसिव थे। इस लड़ाई के दौरान लगभग 100 लोग लड़े और परिणाम में चीन के 8 और भारत के 4 लोग मारे गए। ये भारत का अपने ऊपर बढ़ता पगड़ा देख चाइना ने 2 हेलीकॉप्टर्स लद्दाख में भेज दिए, पर इंडियन रडार ने इसे 8 किलोमीटर पहले ही देख लिया और अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू फाइटर प्लेन सुखोई 29 को भेज उनको उनके टेरिटरी में वापस भेज दिया। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और भारत के बीच की सीमाओं को LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, लेकिन चीनी कब्जे वाले लद्दाख और भारत के बीच की सीमाओं को LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। LAC अक्साई चीन और भारत के बीच की रेखा है और LOC POK और भारत के बीच की रेखा है। अब LOC और LAC के बीच जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि LOC एक क्लियर बाउंड्री है जिससे ऊपर दोनों कंट्रीज इन्फॉर्म एंड एग्रीड है। जैसे पाकिस्तान और भारत दोनों देश जानते हैं कि सीमा रेखा वास्तव में कहाँ है, लेकिन LAC लाइन स्पष्ट रूप से क्लियरली डिसाइडेड नहीं होती क्योंकि वहाँ पे कुछ वॉइड स्पेसेस भी होती है। अब चीन और भारत दोनों देश का दावा है कि LAC अलग अलग जगहों पे है। अब यहाँ पे दोनों कंट्रीज के अलग अलग विचार है और उनके दोनों के अलग अलग दावे। इंडिया ये रीजन अपने टेरिटरी में मानता है तो चाइना अपने टेरिटरी में। इसके बीच का जो एरिया है उसे ADPA कहा जाता है। ADPA मतलब एरियाज ऑफ डिफर्ड परसेप्शंस। देखा जाए तो सिर्फ 10 किलोमीटर की लंबाई का ये एरिया है, वहाँ पे कोई रहता भी नहीं। ये जो LAC है ये पैंगोंग लेक से होकर गुजरती है। अगर आप देखें तो इस लेक का आकार कुछ इस तरीके का है। इन किनारों को लेक की फिंगर्स कहा जाता है। पश्चिम की ओर से शुरू होने वाली इस उंगलियों को फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 इत्यादि नाम दिया गया है।
भारत का दावा है कि LAC फिंगर 8 तक का क्षेत्र उसकी टेरिटरी में है, पर चीन का दावा है कि वो फिंगर 2 तक है और इसके बीच वाला जो रीजन है वो ADPA कहा जाता है, जो कि विवादित है। अब ये 4 और 5 मई को कहा गया था कि चीनी सैनिक पेट्रोलिंग करते फिंगर 5 तक पहुंच गए थे और इसके कारण यहाँ पे दोनों दलों में संघर्ष हुआ। दूसरा संघर्ष 10 और 11 मई के बीच हुआ, जब चीनी सैनिक पेट्रोलिंग करते हुए फिंगर 4 तक पहुंच गए। वहाँ पे इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच लड़ाई हुई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। लेकिन आज तनाव और चीनी घुसपैठ के बारे में बातचीत सिर्फ एक जगह के बारे में नहीं है, लेकिन 3 अलग अलग जगह पर हो रही है। पहला क्षेत्र जो पैंगोंग झील है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। दूसरा जो क्षेत्र है वो लद्दाख में गालवान घाटी है और तीसरा जो क्षेत्र है वो है हॉट स्प्रिंग्स। तीनों जगह सेम रीजन से, और वो है ओवर रोलिंग ऑफ LAC ड्यूरिंग पेट्रोलिंग। इसके मुख्य तौर पर 3 प्रमुख रीजन्स है। इसका जो सबसे पहला रीजन है वो है DSDBO सड़क का निर्माण, जो कि लद्दाख में दारबुक शौक से बढ़ते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाता है। इसलिए इसे DSDBO रोड कहा जाता है। पर यह सड़क का निर्माण क्यों रोकना चाहते हैं, ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई एक्सपर्ट के अनुसार जब भारत ने पिछले साल 5 अगस्त को कश्मीर की स्थिति बदल दी थी, जिसमें उसे स्टेट से केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था और जिसमें लद्दाख भी शामिल था। अब इसमें जो अक्साई चीन का जो एरिया चाइना के कब्जे में है, उसको भी इस जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में इंक्लूड किया गया। चाइना को इंडिया का ये कदम वन साइडेड लगा और वो दिखाना चाहता था कि हम लोग भी वन साइडेड डिसीजंस ले सकते हैं। वैसे भी इस समय दुनिया के बहुत से देश चाइना के खिलाफ है, कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में और अन्य कारणों की वजह से। जैसे हांगकांग में जो कुछ हो रहा है, उसके वजह से ब्रिटेन भी उसके खिलाफ है। चीन बेसिकली यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यह एक सुपर पावर है और अगर वे चाहे तो अपनी मनमानी से किसी पर भी आक्रमण कर सकते हैं, फिर वो वन साइडेड इंडिया के साथ हो या मल्टी साइडेड साइमल्टेनियसली विद अदर कंट्रीज। इसलिए चीन इस समय बहुत घमंडी है और बल्कि इंडिया एक पावरफुल और स्टेबल कंट्री होने के बावजूद चीन ये लगातार प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत उसके साथ कंपैरिजन या इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, और अगर भारत ऐसा करता है तो फिर उसके खिलाफ चाइना कदम उठा सकती है। इसका जो दूसरा कारण है वो है जिस तरीके से सब कंट्री चाइना को कोरोना लिए जिम्मेदार पकड़ रही है, उसके वजह से वो पहले से ही परेशान है। और इस समय में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जब चाइना के कोरोना के खिलाफ जांच कमीशन बिठाई तो इंडिया ने इसमें सपोर्ट दे दिया। इसके वजह से वो और तिल मिला गया। तीसरा कारण है वो है चाइनीज कंपनीज का भारत में एंटर करना। पहले से बहुत सारी चाइना की कंपनीज वियतनाम जा रही थी, पर जब उत्तर प्रदेश में लेबर लॉज को हटा दिया गया तब ये सब कंपनीज अब इंडिया की ओर बढ़ना शुरू हो रही है और इसकी वजह से चाइना काफ़ी बौखला गया है और इंडिया के साथ अपना गुस्सा जताने के मूड में है। इसके प्रदर्शन में काफ़ी सारे आर्टिकल्स छपे। गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर बनने की घोषणा की। सोनम वांगचुक जैसे इनोवेटर ने इस बारे में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा सेना ने बुलेट से और नागरिक ने वॉलेट से मुकाबला करना चाहिए। इस विचारधारा को आगे ले जाते ये समझना ज़रूरी है कि करंट सिनारियोज में ये कितना पॉसिबल है। ये समझने के लिए सबसे पहले चाइना और इंडिया के बीच का एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशन समझना ज़रूरी है। इन ईयर 2019 इंडिया ने चाइना से अराउंड $75 बिलियन का इंपोर्ट लिया और चाइना को अराउंड $17 बिलियन का एक्सपोर्ट। आप देख सकते हैं कि इन दोनों फिगर्स में कितनी ह्यूज इम्बैलेंस है। इसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है, जो कि कोई कंट्री के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती।
हर एक कंट्री ये चाहती है कि उसकी ट्रेड डिफिसिट को कम से कम किया जाए। इंडिया और चाइना के बीच अराउंड $60 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है और सालाना ये बढ़ता ही जा रहा है। चाइना इंडिया को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इट्स इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। सो चाइना इंडिया के साथ ट्रेड सरप्लस सिचुएशन में है, जो कि उसके बेनिफिट में है। क्योंकि कंट्री इससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और ऐसे सिनेरियो में ये प्रोडक्ट्स की प्राइसेस अगर ये कंट्री बढ़ाती है तो इंपोर्ट करने वाली कंट्री को भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। पर यहाँ पे अगर ऐसा सोचा जाए कि दोनों कंट्रीज 50% तक दोनों के बीच का ट्रेड को कट डाउन करें तो चाइना वहाँ पे पूरी तरीके से लॉस में जा सकता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। पर ये सिर्फ इंडिया करे तो सिर्फ चाइना को ज़्यादा असर नहीं कर सकते हम, क्योंकि चाइना के ऑलमोस्ट 3% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट के बराबर है। इसमें इस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए एक सस्टेनेबल सप्लाई चेन बनाना काफ़ी ज़रूरी होगा। पर सवाल ये है कि ये इंपोर्ट्स को किस तरीके से कम किया जाए ताकि हमारी उनके ऊपर जो डिपेंडेबिलिटी है उसको हम ना के बराबर करें। क्या हमें इसे सीधा बाइकआउट करना चाहिए? पर यहाँ पे बाइकआउट करने से बेटर चीज़ों को रिप्लेस करना ज़्यादा बेहतर होगा। गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर अनाउंसमेंट का जो रोक हमें इनडायरेक्टली यही सूचना देता है कि हमें स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए जो कि इस मिट्टी में बनी हो। गवर्नमेंट इस चीज़ को जाहिर तौर पे डिक्लेयर नहीं कर सकती क्योंकि उसे WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है जिसमें कंट्रीज ट्रेड्स को इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती इवन दो दे आर इन वॉर सिचुएशन। तो फिर इसे कैसे कम किया जा सकता है? दिस बिग इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना क्या एक टाइम पे रिप्लेस करना पॉसिबल भी है? हमें इसके लिए इंटरनेशनल सोर्सिंग पे पैरेलली काम करना पड़ेगा। हमें ये प्रोडक्ट्स को बाकी कंट्रीज से परचेस करना शुरू करना चाहिए। यहाँ पे कॉस्टिंग के इश्यूज आ सकते हैं पर हमें इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। देखा जाए तो मेजर जो इंपोर्ट्स होती है चाइना से वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आइटम्स की होती है जिससे हम बहुत सारे सोर्सेज डेवलप कर सकते हैं। जर्मनी, ताइवान जैसे कंट्रीज़ का भी इसमें विचार करना चाहिए। जापान और ताइवान के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस इम्प्रूव करने की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी। इसके साथ हमें मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में वो मे भी कुछ ज़्यादा प्राइजेस में ख़रीदना पड़ सकते हैं पर इस चीज़ को बढ़ावा देना और राष्ट्रप्रेम को जगाना यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। करंट गवर्नमेंट टेन्योर में ये काफ़ी बार हम लोग आजमा भी चुके हैं, तो ये मुश्किल चीज़ ज़रूर नहीं है। तो दोस्तों ये था मिस्टर हाउ टू का इंडिया चाइना का विवरण। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे और अलग टॉपिक पे आपके लिए मैं बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलना और इस रिलेटेड अपडेट मिलने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इससे जुड़ी हर एक चीज़ आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शुक्रिया।